अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। यूं लग रहा है कि मुल्की सियासत में एक दफ़ा फिर से तेज़ी आने लगी है। वैसे कुछ ज़्यादा दिन हुए नहीं जब बहुत तेज़ थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पर मार्च कर रही थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे इजलास हो रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब को मुलाकात की भी इजाज़त मिली, उनकी मिसेस बुशरा बीबी की रिहाई भी हो गई, और एट द वेरी सेम टाइम ये एक ऐसे कंजंक्शन पे हुई कि यहाँ से काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट हुई, और वहाँ से कुछ लोगों ने इन मामलात के साथ भी काजी फायज ईसा साहब के दौर को जोड़ दिया। खैरानी बेस जो आज इजलास हुआ है उसमें ये फैसला किया गया कि दोबारा से जलसों का आगाज़ किया जाएगा। अच्छा, जलसे हैं अब केपी में, बलूचिस्तान में और सिंध में, यानी कि सिंध में कराची में, कोयटा और पेशावर में। पंजाब में शहजाद भट्ट साहब तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान नहीं किया है, क्या वजह लगती है आपको? अब देखें, इस वक्त जो ना मामलात कुछ बिखर से गए हैं, जिसको हम कहते हैं स्कैटर्ड। हुकूमत के हाथ से, हाँ, हुकूमत खौफजदा तो थोड़ी सी हो रही है। जिस तरह कभी आप अमेरिका की बात कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आज एक पीपल्स पार्टी के मैं बयान सुन रहा था, क्या बयान था यार, मजा नहीं आया। शर्जील मेमन साहब, हाँ, रहने देते नाम, चले। शर्जील मेमन साहब का बयान था, सुना है। उन्होंने ये कहा है कि लगता है कि बानी पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, उन्होंने ये तब सब मामला जोड़े हैं कि पता नहीं यहूदी लॉबी और इजराइल और पता नहीं क्या क्या, गोल्ड स्मिथ फैमिली मुतहरिक हो गई है, वो सारा कुछ वो तो उनका है, लेकिन उनका इस बात का यूं कह लें कि इदराक करना या फिर इस बात से खौफ खाना कि लगता है रिलीफ मिल जाएगा, और पहले ही वो होता है ना, बोलना शुरू कर दें कि वो ये क्या होने लगा है मामला। बाजवा साहब, अगर आप गौर करें तो अमेरिका की जो सियासत है उसके दोनों जो है रिपब्लिक जो है वो देख लें, कैमिला हैरिस देख लें, ट्रंप देख लें, डेमोक्रेट पार्टी को देख लें, ये दोनों ही बज़ाहिर जो मुझे फील हो रहा है ये तो इमरान की फेवर में जा रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह है ना बड़ी सादा सी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी वहाँ पे जो मुकीम है, और उनमें से खास तौर पे आप उनकी बात करें जो ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, यानी कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उनकी एक मेजॉरिटी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है, वो इमरान खान के साथ है, उनका प्रेशर है। लेकिन एक और चीज़ वैसे हुई है वहाँ पे कि मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वन ऑफ पीटीआई लीडर वो शहबाज गिल अमेरिका होते हैं, या फिर जुल्फी बुखारी इंग्लैंड होते हैं, वहाँ पे उन्होंने मेहदी हसन वो ZTO वाले जो हैं उनको इंटरव्यू दिया और बड़ी सख्त उन्होंने बातें की। उन दोनों को आज जो सियासी कमेटी का इजलास था उसमें वर्चुअली, यानी कि स्काइप, जूम वगैरह पे उनको नहीं बुलाया गया, उनको नहीं लिया यार। उनको भी बाहर निकाला जा रहा है, हमारे दोस्त फैसल चौधरी को भी बाहर निकाला जा रहा है, और भी तितर बितर पीटीआई इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दी जा रही थी, पूरी आलम इस्लाम जो थी वो ये कह रही थी, लेकिन एक उस वक्त का जो सिपा सलार था वो स्टैंड ले गया था। तो कोई भी अमेरिका में कोई भी आ जाए बाजवा साहब, अगर पाकिस्तान का सिपा सलार, जो मौजूदा सिपा सलार जिसे मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान को उठा रहा है। उसने ये अमेरिका के सदर सुदर से को इतना रोब नहीं होना। अगर किसी को यह ख्याल है कि अमेरिका सदर ट्रंप आ गया तो खान साहब बाहर आ जाएंगे, नहीं, खान साहब ने आना है टेबल पर बैठकर, और जब तक टेबल पर नहीं बैठेंगे तब तक खान साहब नहीं आएंगे। मैं वैसे ना भट्ट साहब यहाँ पे इस पे हम तफसीली बात भी करेंगे आगे चल के। यहाँ पे वैसे मैं जान की अमान पाऊँ तो एक अर्ज करूँ, और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पे उन्हें तैयारा साजिश केस में लग रहा था कि सजाए मौत हो जाएगी, उस वक्त बिल क्लिंटन साहब यहाँ पे आए थे, मान ली थी तब उनकी हल्की फुल्की सी, और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा पूरा NRO मिला था, कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी पूरी किताब में लिखा है, मान ली थी भट्ट साहब उनकी भी थोड़ी बहुत ही। तो चले खैर आगे चलते हैं। एक और हमारे मुल्क की बड़ी शख्सियत, आपके हर दिल अजीज़ कायद नवाज शरीफ साहब, वो लंदन पहुंच गए। हाँ। तो मैं विजुअल्स देख रहा था, वो लंदन पहुंचे हैं, एवनफील्ड स्ट्रीट है मेरा ख्याल है, वो हाउस तो है, चले वो जो स्ट्रीट है ना वहाँ, वो रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं। और PMLN वाले तो वहाँ पे उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हुए थे, उनसे ज़्यादा PTI वाले पहुंच गए वहाँ पे उनका इस्तकबाल करने के लिए। मैं ब्रेक करता हूँ खबर, मेरे पास खबर है, 3 खबरें हैं जो आपने बात की है मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिका। लेकिन इस खबर से पहले मैं आपको ये ब्रेक कर दूँ, और आपके तवसत से, GNN के तवसत से, अकबर बाजवा और शहजाद भट्ट की जानब से मरियम नवाज साहिबा को सालगिरह मुबारक हो। क्योंकि अभी मेरे रिपोर्टर फसी साहब ने जो मुझे केक खिलाया है लाहौर बेरो में, सैफ खोखर की तरफ से भिजवाया गया है कि कल मरियम नवाज की सालगिरह है, तो हमारी दोनों की जानब से मरियम नवाज को सालगिरह। चले वो तो मुबारक हो, मुझे नहीं वैसे केक मिला ना किसी ने खिलाया। आपका मैंने प्रोड्यूसर उमर बशीर को खिला दिया। अच्छा, ये मियां साहब ने सुना है कि वो लंदन से अमेरिका भी जाना है उन्होंने, पता नहीं कोई इलाज की वजह से जाना है। बाजवा साहब, खबरें हैं 3।
पहली खबर, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए और नवाज शरीफ की इसके सफर के 3 एजेंडे हैं। अच्छा, इनको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूं। पहला हिस्सा, अपनी बीमारी के टेस्ट और मुआलज से करवाएंगे चेक, अमेरिका शमरीका भी जाएंगे। एक दूसरा, इस दौरे की सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि मरियम नवाज को उठाकर प्राइम मिनिस्टर तक उसकी कैंपेन कैसे चलानी है, मुलाकातें कैसे अरेंज करनी है, किस किस को मिलवाना है। बिलावल भुट्टो खा वजीर खारजा के तौर पर काठ में बहुत ऊपर जा चुका है। तीसरी बात, इस मुल्क में बाजवा साहब, मेरी इंफॉर्मेशन और मेरे तजर्बे के मुताबिक अब तरक्की होने जा रही है। बहुत सी चीज़ें जो हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें तो आप देख रहे हैं कि आगे ये जनाब ये लग रहा है, ये लग रहा है, लेकिन मैं ब्रेक कर रहा हूं आपको। पाकिस्तान में अमेज़न आ रही है, भारत में अमेज़न है। एक मिनट, ये इधर बट सब जरा रुक जाए। एक इससे पहले जो आप पिछली वाली बात कर रहे थे कि मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बनवाने के लिए मियां साहब लंदन गए हैं। अच्छा, 2 चीजें इसके अंदर, दोनों चीजों का जवाब दें। एक ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब घर जा रहे हैं, और मियां साहब को भी बात पता है, और वो अपनी बेटी के लिए लॉबिंग करने लगे, और लंदन जाके किसको बता, छोटा सा लफ्ज़, हर बंदा तो यहां बैठा हुआ जी। ग्रूमिंग जैसे जरदारी साहब बिलावल साहब की कर रहे हैं, अच्छा, वैसे ही नवाज शरीफ साहब ग्रूमिंग कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की। लेकिन मैं आपको इससे मतलब 3 साल पूरे नहीं हुए, बाकी 3 साल 4 साल पूरे नहीं हुए हुकूमत के बादशाह। यार ये तो 10-10 साल की खेड होती है बाजवा साहब। हम दोनों इस सीट पर आए हैं, 15 साल मेहनत करने के बाद आए। आप भी ट्रेनी रिपोर्टर थे, मैं भी ट्रेनी रिपोर्टर था। नहीं, मैं तो मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहा हूं कि उनको इतनी, नवाज शरीफ साहब इतनी जल्दी में है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनवाना है उनको। अच्छा, और उन्हें लग रहा है कि उनके भाई की सीट नहीं है खतरे में। नहीं, भाई के बाद बारी बारी है ना। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कर दूं जो सोशल मीडिया पे चल रही है। वैसे इसका ये जो काम करना है ना भट्ट साहब, माजरत में आपकी बात पूरी कीजिएगा, मेरे वैसे दिमाग के अंदर ही बात आ गई। ये जो अपनी बेटी को अगर वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं ना, तो बेहतर ये था कि पाकिस्तान में रहते, गली मोहल्लों में जाते, लोगों के साथ कनेक्ट करते जिन्होंने कल को वोट डालना है, ताकि उतने वोट मिले और उनकी बेटी वज़ीर आज़म बन जाए। खैर, कंटिन्यू करें आप। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि जो बातें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब आप लंदन में रहेंगे और वहां से बैठकर सियासत करेंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसी बात। अच्छा। नवाज शरीफ दिसंबर की पहली या 5 तारीख तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और उनके आने की बड़ी वजह बाजवा साहब, शरीफ फैमिली को बहुत बड़ी एक खुशी मिल रही है। अच्छा, और दिसंबर में वो खुशी है, रायविंड में बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। ये जो मौलवी हजरात करते हैं वो जी, उससे भी बड़ा इज्तिमा होगा रायविंड में। आपको याद है, बड़ी बड़ी क़यादतें पहले भी पाकिस्तान आ चुकी हैं, याद है कुछ? पाकिस्तान कौन आया था पहले? भारत का कोई बंदा आया था? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आए थे। शादी पे आए थे। क्यों आए थे? शादी पे आए थे। नवाज शरीफ साहब की गालिबन नवासी की शादी थी। अच्छा, शादी पर आए। बल्कि वो तो आए भी ऐसे थे कि अचानक ही आ गए थे। वो शाम को हमें भी पता चला अचानक कि जनाब वो तैयारा पता नहीं गुजरते गुजरते अचानक पाकिस्तान लैंड कर गया, और फिर यहाँ पे वो शादी हमने बिल्कुल देखा है। मुझे लग रहा है बाजवा साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी क़यादतें, नरेंद्र मोदी जैसी क़यादतें और भी दिसंबर में पाकिस्तान आती हुई मुझे नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस शख्सियत की खुशी में नवाज शरीफ भी खुश है, उसका मरियम नवाज से बहुत गहरा ताल्लुक है, और मरियम नवाज साहिबा भी बहुत खुश है। दिसंबर का इंतज़ार हो रहा है, लिहाजा मरियम नवाज साहिबा अगर अगले महीने में ये जो शुरू होने लगा है, लंदन और अमेरिका जाती हैं, तो वो दिसंबर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वापस आएगी। अच्छा। और एक बड़ी खुशी जो है इस मुल्क में होगी। और साथ आखिरी बात, अगर इस मुल्क में अमेज़न आ गई, बाजवा साहब याद रखे, वो जो इमरान खान साहब कहते थे 10-10 लाख नौकरियां, वो सारी बातें इन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन अब पाकिस्तान में ये तरक्की होने वाली है। ये मियां साहब लेके आ रहे हैं अमेज़न, मियां साहब ने अमेज़न लेके आ रहे हैं। यही तो खेड़ चल रही है कि यहाँ पर 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम, शहबाज शरीफ, बिलावल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी और टास्क पर है। नहीं, उधर जेफ बेजोस से मिलने गए हैं, अमेरिका जाना है उन्होंने। ये तो हमें पता ही नहीं है। वक्त बताएगा। मैंने तो आपको एक ब्रेक किया खबर कि इस मुल्क में, नहीं, अल्लाह भला करे, अगर अमेज़न पाकिस्तान में, बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो यहाँ बैठ के भी लोग ड्रॉप शिपिंग के जरिए अमेज़न से पैसे कमा रहे हैं, वो अलग बात हो गई। पेपाल ले आए उससे पहले, मेरा ख्याल है वो ज्यादा जरूरी है वैसे। लेकिन चलें, मुझे एक आखिरी बात ये बता दें, ये मुझे नहीं याद पड़ता बट साहब, मुझे तो लगता है कि शादियां सबकी हो गई नहीं है। अगर आप शादी की बात कर रहे हैं, सालगिरह तो नहीं ना आएगा कोई अब इंडिया से? मैं तो किसी शादी की बात की, मैंने तो कहा है कि खुशी जो है वो दिसंबर में है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहां नहीं रह रहा,
दिसंबर के पहले वीक में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएगा, एक बड़ा ग्रैंड फंक्शन होगा। मुझे ख्वाब आ गया, मैं क्या करूं? इंडिया से ख्वाब आया है तो उसमें खुशी खुशी है। दिसंबर में इंडिया से भट्ट साहब मोदी साहब आ रहे हैं दोबारा। मुझे तो किंग सुल्तान भी MBS भी लग रहा है, मोहम्मद बिन सलमान भी लग रहा है। एड्डी वड्डी केड़ी खुशी है भट्ट साहब, मतलब क्या हो रहा है? यार आप देखें, इमरान खान साहब मेरे इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी से फोन करने की कितनी कोशिशें की, उसने फोन उठाया? आज तक नहीं फोन उठाया। नहीं, वो फिर उसके बाद ये मोहम्मद नवाज शरीफ है, आपको मानना पड़ेगा। जब भी आया है इक़्तिदार में तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री ये नवश्ता दीवार है। ठीक है, चलें भारत के साथ तो बैठा को भी करेंगे कुछ अमेरिकन इलेक्शंस पे जिनमें चंद दिन रह गए हैं, और लोगों को क्यों ये लगता है, या जिनको ये लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे मुस्तकबिल रोशन हो सकता है, जैसे अभी भट्ट साहब भी बात कर रहे थे। ओवरऑल ये एक टॉक चलती है, बट विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक। चंद रोज़ पहले ये खबर आपने देखी होगी कि 60 के करीब अमरीकी कांग्रेसमैन, उन्होंने सदर बाइडन को ख़त लिखा और ये कहा कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं उन्हें इंश्योर करवाने के लिए अपना जो असर व रसूख इस्तेमाल कर सकती है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, वो करे। उसके अलावा स्पेशली कहा गया कि वहाँ पे अगर कोई पॉलिटिकल कैदी हैं, और इमरान खान साहब का उसमें बाकायदा कहा गया, नाम लेके कहा गया, तो उनके हवाले से भी जो है ना वो अपना एक जो असर रसूख है, अगेन आई विल यूज़ दिस वर्ड, वो इस्तेमाल किया जाए। खैर एनीवेज, उसके अलावा ये मामला है कि एक पाकिस्तानी की जो वहाँ पे कम्युनिटी है पाक पैक, वो हमेशा से डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ, ये 5-6 दिन पहले ही की बात है कि पाक पैक ने अपनी अलीजेंस, अपनी सपोर्ट रिपब्लिकन पार्टी के पलड़े में डाल दी, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पलड़े में डाल दी फॉर द फर्स्ट टाइम रिपब्लिकन्स के साथ। और उसकी वजह जो नज़र आ रही है वो ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गए तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ मिल सकता है, ये उनका ख्याल है। खैर ओवरऑल लोगों का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर होंगे तो वो पॉलिसी नहीं रहेगी जो बाइडन इंतज़ामिया की पिछले 2-2.5 साल में रही है, ज़ाहिर आगे कैसे चेंज होगी, तो इस वजह से ट्रंप को इस दफ़ा ट्राई करना चाहिए। खैर हमारे साथ मौजूद हैं फैसल साहब, अमेरिका में मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सैयद फैसल साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि मैं अभी कल परसों CNBC के सर्विस देख रहा था, उसमें कुछ पॉइंट्स में थोड़े से मार्जिन के साथ और कई में बड़े वाइड मार्जिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप इज़ लीडिंग, यानी कि उनके बारे में ये कहा जा रहा है इज़ टाउटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट अगेन। तो अभी वहाँ पे ग्राउंड पे सूरत हाल है क्या, किसकी ज़्यादा सपोर्ट है, जीतता कौन नज़र आ रहा है अमरीकी सदारती इलेक्शन नवंबर 5 को? थैंक यू वेरी मच। जो ग्राउंड की सिचुएशन है, जो पोल्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर जो डिफरेंस है वो 3 पॉइंट्स का है। पहले पॉपुलर वोट जो है ट्रंप और हैरिस का, वो 48% ईच देखा जा रहा था कि जो मकबूल वोट है आम अमरीकी आवाम का, वो 48% कैमला हैरिस को और 48% डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करें। लेकिन स्विंग स्टेट्स में ये फर्क इस वक्त 3 पॉइंट्स के फर्क के साथ जारी है, यानी कि ट्रंप 46% हमायत के साथ मौजूद हैं और हैरिस जो है वो 49% हमायत उनके पास मौजूद है। स्विंग स्टेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है अमरीकी इलेक्शन में, मकबूल वोट उसकी अहमियत नहीं होती, यहाँ पर फैसला होता है उन 538 जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, हर स्टेट में ये वोट्स होते हैं, ये वोट डिसाइड करते हैं। तो स्विंग स्टेट्स में ये 3% का फर्क देखा जा रहा है। लेकिन जो हफ्ते का दिन गुजरा है, शाम गुजरी है, वो बड़ी डेमोक्रेट्स के लिए हिला देने वाली इसलिए थी कि रियासत मिशिगन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है और मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर मौजूद है, ये वहां पर काबिल जिक्र जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का ऐलान कर दिया है। ये वही रियासत है जहां पर ये देखा जा रहा था कि कैमला हैरिस कोशिश कर रही थी अरब अमेरिकन, वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकातें करने के लिए, वो बारहा उनके साथ राब्तों के बावजूद वो उनसे नहीं मुलाकात करना चाह रहे थे और वजह यही थी कि गजा पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी। तो मकबूल जो इस वक्त वोट है उसमें तो 48% हमें ईच जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन स्विंग स्टेट में 3% का एक फर्क देखा जा रहा है। काबिल एहतराम सैयद फैसल भाई, आप वहाँ की सारी चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तान में अक्सर हुकूमतों पर यह इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान में जिसे आवाम चाहती है, आवाम का वोट होता है, लेकिन जीत कोई दूसरा जाता है। पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में अगर आप समझते हैं
कि हैरिस जो है उसके जीतने के कभी इम्कानात है, जबकि अवाम जो है वो ट्रंप के साथ है। तो कोई ऐसी वहां भी फॉर्म 45, 47 होता है? यहाँ पर जो लास्ट इलेक्शंस हुए 2020 में, उसमें कुछ ऐसी इंडिकेशन जरूर मिलती हैं, कुछ ऐसी फाइंडिंग जरूर हैं जिस पर ट्रंप की जमात की बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है। यानी कि 3 के लगभग ऐसी स्विंग स्टेट्स हैं, वो रियासतें जो फैसला कुन होती हैं, वहां पर बाइडेन कितने वोटों से जीते, 10,000, 13,000 और 30,000, ये अमेरिकी इलेक्शन में ये वोट का डिफरेंस कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसी डिफरेंस के ब्याह पर जो बात आप पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में रिलेट कर रहे हैं, तो कुछ हद तक तो रिलेट होती हुई नजर आती है। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी के ब्याह पर यहाँ इंटरनल चीजें भी होती हैं। अब की बार मसला ये है कि लोगों को अपने मसाइल प्रायोरिटी बेसिस पे उनका सोल्यूशन चाहिए। महंगाई का रोना यहाँ पर भी है, टैक्सेस का मामला यहाँ पर भी है, जो लाइफस्टाइल है, जो बाकी चीजें हैं, इन सारी चीजों पर लोग अपने हुकूक को तरजीह बुनियादों पर हल करवाना चाहते हैं। इसलिए जो हमें लोगों से राय देखने को मिलती है, वो कहते हैं जी कि ट्रंप, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, पहले अमेरिका की चीजें, और वो अमेरिका से जितनी फंडिंग बाहर के अलाइज के लिए होती है वो उसके सबसे ज्यादा खिलाफ रहे हैं। तो इसलिए एक नैरेटिव, एक बयानिया और लोगों से एक वाइब तो ये मिलती है कि वो ट्रंप के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि गजा जैसी सूरत-ए-हाल हुई, जंगों को सपोर्ट किया गया, फंडिंग हुई, उस सब के बावजूद डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपनी पॉलिसीज को इसलिए भी डिफेंड कर रहे हैं और उन्हें एक बड़ा फेवर इमिग्रेशन के मामले पर है, अबॉर्शन राइट्स के मामले पर है, कुछ टैक्सेशन की चीजों पर भी है। तो आपका तजुर्बा और फैसला क्या है? जीता कौन है? स्टेट बताएं, आपकी राय। इस वक्त फैसला करना मुश्किल है, लेकिन एक नैरेटिव एक वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि लोगों की जो हमायत है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आ रही है। 2016 में भी स्विंग स्टेट्स ये 3 जो हैं कम से कम, ये विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, ये डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे उस वक्त। तो खैर इस दफा भी मतलब ही इज होपिंग टू डू सो। और फिर फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, पहले चले आप, चूंकि आप बात कर रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से, तो कैमला हैरिस ने तो ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो आइंदा भी इसी पॉलिसी को सपोर्ट करेंगी, इसी फॉरेन पॉलिसी को, और इजराइल के हक में है। वो गाजा के साथ नहीं है, पैलेस्टाइनियंस के साथ नहीं है, वो इजराइल के साथ है। अब दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तानियों के अंदर वहां पे तासुर है, यानी कि अमेरिका में जो मुकीम पाकिस्तानी है, आपकी बहुत से लोगों से बातचीत होती होगी, उनको ये तासुर, अच्छा वैसे पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जो वहां पे लोग हैं उनमें ये तासुर क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो यहां पे पीटीआई को रिलीफ मिलेगा, इमरान खान को इन पर्टिकुलर को रिलीफ मिलेगा। जो साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बिल मुशाफा 1-on-1 मुलाकात हुई, उस मुलाकात को कुछ इस तरह से देखा जाता है कि उस तरह की मुलाकातें यहाँ पर पाकिस्तान से यहाँ आने वाले जो सरबराहान हैं उनकी मुलाकातों से बड़ी मुख्तलिफ देखी जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है और इमरान खान की शख्सियत का एक रोब और दबदबा आप कह लें, या उनकी जो एक शख्सियत का मामला है, और फिर ट्रंप की उनकी अपनी लाइकिंग है, क्योंकि ट्रंप इस तरह के जितने भी पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनको बड़ा लाइक करते हैं, जो पॉपुलर भी हूँ, आप उन्हें पॉपुलिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो बहुत ज़्यादा सुने जाए, जिन्हें लोग सुने, यानी उन्हें सुना तो जाता है। ये बात अलग है कि इमरान खान की क्या पोजीशन है, लेकिन हम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जो भी देखते हैं सूरत हाल, तो ट्रंप की सूरत हाल ये इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने एक बात की, बड़ी मुतनाज़ा बात, और उस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा सख्त बातें सुनना पड़ी मुखालिफ जमात की तरफ से। वो ये कह रहे थे मैं ऐसे जर्नल लाऊंगा जो हिटलर की तरह हूँ। अब हिटलर एक ऐसा किरदार है, आपको मालूम है कि यूरोप की तारीख में कि बड़ा ही मुतनाज़ा किरदार है, तो ये वो इस तरह की बातें करते हैं, हार्डलाइनर समझे जाते हैं। इमरान खान को भी हार्डलाइनर समझा जाता है टू सम एक्सटेंट, उनका एक डिफरेंट मामला है। लेकिन ये एक तासर है कि वो जो एक मुलाकात हुई उस तरह से, उसमें इमरान खान को जैसे ट्रीट किया गया ट्रंप की तरफ से, और वो सारी चीजें हुई व्हाइट हाउस के अंदर जो भी हुआ, उसको बहरहाल फैंटेसाइज करके भी देखा जाता है, एक ग्लैमर भी है उसका। तो ये एक उम्मीद बहरहाल जरूर है। और फिर क्योंकि ऑपोजिशन में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस हैं ट्रंप के लोग इस वक्त, ट्रंप अपनी कैंपेन में इमरान खान का कई बार नाम ले चुके हैं अपनी कैंपेन्स के अंदर, फिर उनके एक दफा तो माय फ्रेंड इमरान खान कह चुके हैं। उसके अलावा ये जैसे हम पाक पैक की बात करते हैं, जो पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी वहाँ पे एक तंजीम कह लीजिए अमेरिका के अंदर है, इन्होंने मेरा ख्याल है जो उनकी एक ट्वीट की गई थी और जो बयान था मैं वो पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि वो दोनों एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि ट्रंप और कैमला हैरिस, दोनों से उन्होंने मुलाकातें की हैं। तो कुछ यूँ महसूस हुआ उनका बयान पढ़ के, वो जो स्टेटमेंट उनकी आई है, कि उनको कोई अश्योरेंस या ज़्यादा आ रही है, श्योरिंग उनको डोनाल्ड ट्रंप की साइड लगी है।
उनका अगर आप मैनिफेस्टो पढ़े तो वो बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है जी कि ना हम वाशिंगटन में ना इस्लामाबाद में किसी सियासी ग्रुप से जमात से वाबस्ता नहीं है। लेकिन अगर उनके इस स्टेटमेंट में ये चीज़ सामने नजर आती है तो ये डिफरेंट है, क्योंकि इस ग्रुप का जो रोल है जो इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है जी कि हम सिर्फ एजुकेट करते हैं कम्युनिटी को, और हम वाहिद ऐसा इदारा है जो अमेरिकी हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड है और हमारा और कोई मोटिव नहीं, हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं। तो अब अगर उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है तो मे बी सम ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस उनके अंदर हो रही हूँ, लेकिन इस मौके पर हम ये वाजे देख रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन का आप अपना पूरा टेन्योर देखें, 4 साल में कितने हाई लेवल राब्ते हुए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में जिस भी तरह की हुकूमत है उसके साथ जो वन ऑन वन इंगेजमेंट्स हैं वो किस तरह की हैं, आप देखें वो बड़ी लोअर लेवल की हैं। यानी आप देखें कि इंतहाई मुतनाज़ा किरदार डोनाल्ड लू जो हैं वो जनूबी एशिया के दौरे पर जाते हैं, जो महकमा खारजा के जनूबी एशिया के खुसूसी सेक्रेटरी हैं, वो बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली के बाद फौरन वहाँ जाते हैं, भारत में इलेक्शन के बाद जाते हैं, पाकिस्तान नहीं जाते। हालांकि पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए, हुकूमत चेंज हुई, पाकिस्तान में अमरीकी महकमा खारजा अपना एक नायब सेक्रेटरी बेचता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि डेमोक्रेट्स की अपनी तरजीहात में पाकिस्तान की साथ इस 4 साल सैयद बादशाह ये बताएं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन है, हम किसके लिए दुआ करें, ट्रंप के लिए या हैरिस के लिए? आपने पीर साहब समझ लिया उनको। सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट उस रीजन में बचा नहीं हुआ जिसको एड्रेस करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये एक बड़ी वाज़ेह बात हमें नज़र आ रही है, और ये इस 4 साल में तो प्रैक्टिकली ये चीज़ हमें नज़र आई। यानी अफगानिस्तान का चैप्टर क्लोज हो चुका। अब आप देखें चाइना का जो मामला, उस पर इंडिया एक ज़बरदस्त मोहरा है अमेरिका के लिए, उसकी वजह से अमेरिका जो है वो अपने इंटरेस्ट को एड्रेस कर रहा है। पाकिस्तान की कंटेक्स्ट में चीज़ें एक ऐसी जगह पर है, आप देखें इस पूरे अरसे में पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ों पर पाबंदियां जो है महकमा खारजा की तरफ से हमें देखने तो ये बात आपकी ठीक है कि मतलब वो इंटरेस्ट का उस तरह से, अल्लाह ना करे कि उस तरह का इंटरेस्ट यहाँ पे अमेरिका का डेवलप हो, कहीं हमारे खित्ते में कोई जंग छिड़ जाए। आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा बल्कि सबसे बड़ा इंग्लिश डेली पेपर है डॉन पाकिस्तान में। आपके वहाँ पे अनवर इकबाल साहब होते हैं, डॉन अखबार के नुमाइंदे, उन्होंने कल एक खबर दी कि इस्लामाबाद का एक थिंक टैंक है जिसने एक यूएस लॉबिंग फर्म हायर की है $1.5 मिलियन अ ईयर पे, और जो उसके हवाले से जो रेवलेशंस इस न्यूज़पेपर के अंदर है वो ये है कि वो पाकिस्तान यूएस रिलेशंस को बेहतर करना है। तो अभी क्या कोई टिफनेस है रिलेशनशिप्स के अंदर जिसको बेहतर करना है, वहाँ पे इस हवाले से क्या खबर है? एक तो ये होगी ना जो डॉन टीवी की, आपके पास इस हवाले से कोई खबर है? इस हवाले से ऑब्जर्वेशन ही है, खबर तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो 2 रोज पहले आपने देखा अमरीकी लॉ मेकर्स का एक खत सदर बाइडन को, फिर कुछ महीने पहले भी आपने खत देखा था, इस सब में जो यहाँ तहरीके इंसाफ के लोगों से हमारी बात होती है तो पता ये चलता है कि बहुत बड़ी वर्किंग है। और वो वर्किंग इसलिए है कि ये चीज़ रियलाइज कराई जाए कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो सियासी कैदियों के साथ, जो इमरान खान के साथ, अभी तो स्पेसिफिकली जो उनकी सेहत से रिलेटेड खबरें हैं, तो इन चीज़ों के लिए कोई ना कोई प्रेशर बिल्ड किया जाए। अब पहले ये खबरें, क्योंकि 2023 से अगर आप देखें मार्च 2023 में ये खबर सामने आई थी जी कि अमेरिका में एक दूसरी बड़ी लॉबिंग फर्म जो है वो हायर हो चुकी है। फिर इस तरह से आप आगे आते हैं तो आपको जनवरी के महीने में भी खबर मिलती है 2 मजीद लॉबिंग फर्म्स जो है वो हायर हो चुकी हैं। तो ये 3 से 4 मरतबा ये खबर रिपोर्ट हो चुकी है कि लॉबिंग फर्म्स हायर हुई हैं, और इनका मकसद क्या है। अमेरिका में ये लीगल है, आप उसके लिए प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको ये वाज़ेह तौर पर नजर आता है। सिर्फ ये बता दें, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये काउंटर एक दूसरे को कर रहे हैं, मतलब एक तरफ से पीटीआई हार कर रही है, एक तरफ से अब ये महसूस किया जा सकता है, क्योंकि हमें हुकूमती लोग तो कहीं नजर नहीं आ रहे, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो दूसरे जो अपोजिशन के लोग हैं, जो उनके खिलाफ लोग हैं, उनका कोई नाम तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन थिंक टैंक के आप पीछे जाते हैं तो आपको मालूम है कि ज्यादातर वहाँ पर रिटायर लोग होते हैं, और कौन लोग हैं आपको मालूम है कि कौन, तो काउंटर कह सकते हैं आप, ठीक यकीनी तौर पर कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। चल, थैंक यू वेरी मच सईद फैसल अली हमारे साथ मौजूद, और आने वाले मंजरनामा क्या हो सकता है सियासी, उस पर कुछ रोशनी डाल रहे थे। सियासी अमेरिका के अंदर जो कि पाकिस्तान पे इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन बट सब उस पर भी धुंध छाई हुई है, जैसे लाहौर के ऊपर एक धुंध छाई हुई है, धुंध नहीं स्मॉग, जिस धुंध के अंदर धुआं भी है, उस पर कुछ बात करेंगे। लाहौर आलूदा तरीन शहर, दुनिया का आलूदा तरीन शहर आज भी था, कल भी था, मतलब डेज के हवाले से बात कर रहा हूँ। इस पर कुछ बातचीत होगी कि क्या कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। हर साल हम यही सुनते हैं कि इंडिया से उधर से धुआं आ गया तो पता नहीं कुछ हो गया, यूं नहीं है मामला, इससे कुछ ज़्यादा गंभीर है सूरत हाल। एक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं।
वेलकम बैक जी। आई एम श्योर आपने भी ये सुना होगा। मैं तो बचपन में वो एक स्कूल में याद कराते होते थे कि ये फलाने शहर को कॉलेजों का शहर कहते हैं, इसको स्कूलों का कहते हैं, जो भी लाहौर को बागात का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ गार्डन्स। पता नहीं गार्डन्स तो इक्का दुक्का यहाँ पे होंगे कोई मामलात, लेकिन जो स्मॉग की इस वक्त सूरत हाल है, लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाहौर, ये तकरीबन पूरे पंजाब का मामला। इवन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हुई है, पेशावर भी उस लिस्ट में कोई बहुत नीचे नहीं है, कराची का काफ़ी कदर एक बहुत बेहतर इंडेक्स है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी हैव बीन विटनेसिंग इज दैट, ये जब से 5-6 साल से हम ये स्मॉग वाला फितना देख रहे हैं, अब ये बताया जाता है जी इंडिया के अंदर वो जो धान की फसल कटी है उसको जला दिया गया क्योंकि आगे गंदम की डालनी थी, तो हवा उधर से इंडिया से पाकिस्तान को ही चलती रहती है हर वक्त। लेकिन यहाँ पे खुद मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि उसकी 2-3 रीजंस और भी हैं। मतलब एक तो उसके अंदर जाहिर है कि जो व्हीकलर पोल्यूटेंट्स हैं, यानी गाड़ियों का धुआं वगैरह हो गया, फिर भट्टे अभी तक जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल नहीं हो सके। लेकिन अबव ऑल दैट दुनिया भर के अंदर लाहौर आलूदा तरीन शहर है। और ये नहीं कहा जाता कि लाहौर में रहना अनहेल्दी है, ये कहा जाता है कि इट्स वेरी अनहेल्दी, यानी कि इंतहाई मुज़र सेहत है लाहौर में रहने के लिए। और उस पर जो डॉक्टर आज़ाद फरमाते हैं कि आप अपने नाक कान गले की बीमारियां तो वैसे ही आपको चिमट जाएंगी, आप मास्क लगा के बाहर निकले। ये सूरत हाल है लाहौर की इस वक्त। खैर, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ राजा जहांगीर अनवर साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी माहौलियात हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। हम तो सर देखें, वी आर सिटीजन्स एंड वी सफ़र, हम बर्दाश्त करते हैं हर साल ये जो स्मॉग का फितना आता है। हर दफ़ा कह दिया जाता है कि इतने भट्टे गिरा दिए, इतनी गाड़ियाँ पकड़ ली हैं, ये फिर भी आई जाता है। और उसके बाद खैर ट्री कवर तो लाहौर का रहा ही कोई नहीं है, वो एक अपनी जगह पे एक और सैड स्टोरी है। अभी की सूरत हाल सर क्या है, कहाँ जाएँ लाहौरी? अच्छा बाजवा साहब, आपने इंट्रो में बड़ी मुनासिब बात की कि ये जब कहा जाता था कि लाहौर बागात का शहर है, उस वक्त लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ नहीं थी। उस वक्त लाहौर के अंदर 45 लाख मोटरसाइकिल नहीं थे। उस वक्त लाहौर के अंदर 13 लाख गाड़ियां नहीं चलती थी। उस वक्त लाहौर और गिरदोनुमा में 1200 भट्टे नहीं थे। उस वक्त लाहौर के अंदर 6800 इंडस्ट्री नहीं थी। उस वक्त लाहौर के गिरदोनुमा में जो स्टबल बर्निंग, जैसे भी आपने फरमाया भी कि वो जो उसकी बाकियात होती हैं फसलों की, वो नहीं जलाई जाती थी। अभी आज की बात कर लेते हैं। हुआ ये, बाजवा साहब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, ये आज और पिछले मंडे को, इस वीक में ये दूसरा इंसिडेंट है कि जब जो ईस्टर्न विंड कॉरिडोर है इंडिया की तरफ से, वो उसमें 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो सारी हवा जो है वो ईस्ट से लाहौर में दाखिल हो रही है। मंडे को भी हुआ था, जब आपको याद होगा, इट टच्ड 500 AQI। आज ये इसने 700 को भी क्रॉस किया है। और उसमें एक तो मैंने जैसे कहा कुछ लोकल इश्यूज है, जो मैंने अभी आपको एक पूरी नंबर्स दिए लाहौर के अंदर। लेकिन हमारा हमसाया मुल्क जो है वो चंडीगढ़ से लेके अमृतसर और दिल्ली तक, चूंकि हमारे यहाँ एक मुकाबला चल रहा होता है, कभी दिल्ली ऊपर होता है, कभी लाहौर ऊपर होता है, AQI दोनों शहरों का बहुत बुरा है। तो ये जो वहां पे जितनी भी बाकियात को आग लगाई जा रही है, क्योंकि सीजन ये है, जैसे पंजाब के अंदर 6.6 मिलियन एकड़, 66 लाख एकड़ पे चावल काश्त हुआ है। अच्छी खबर ये है कि पिछले साल से 10% ज्यादा हुआ है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि इस साल 10% ज्यादा जलाया जाएगा उसका बाकियात को। लेकिन हमारे यहाँ पे बड़ा सही हमने तो यहाँ पे उसको इस पे प्यूनिटिव एक्शन लेते हैं ना हम, अब तो इसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होती है। बिल्कुल। मैं दूसरी सॉरी टू इंटरजेक्ट यू है, एक छोटी सी चीज मैं सिर्फ उसके अंदर ऐड कर दूं कि आज मैं सुबह जब ये स्मॉग के हवाले से खबरें पढ़ रहा था, तमाम इंडियन अखबारों ने, मैं उसमें द हिंदू का नाम ले सकता हूं, मैं उसमें इंडियन एक्सप्रेस का, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो एक सब ने खबर लगाई हुई है कि ये हमेशा पाकिस्तान हम पे इल्जाम लगा देता है, हमने तो ये स्टबल बर्निंग बंद कर दी हुई है यहाँ पे, ये इनका अपने मसाइल है। ये इंडियन अखबार कह रहे हैं आज। अब खैर हम उस पर क्या यकीन करें, लेकिन ओवरऑल सिर्फ वो तो नहीं है। जी आप सही फरमा रहे हैं। मैंने आपकी टीम को ना नासा की कुछ पिक्चर्स भी दी हैं जी, जो बिल्कुल एक नासा के जो इमेजेस हैं, जो क्रॉस बॉर्डर सैटेलाइट उनकी चेक कर सकती है कि वहां पे फायर इंसिडेंट कितने हैं और हमारे यहाँ कितने हैं। लेकिन बहरहाल हमने इसको इस दफा जो हुकूमत ने एक अच्छा काम किया, पंजाब की पहली क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जिसके अंदर जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात हो रही है। और क्लाइमेट डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में पहली दफा होगी, क्योंकि हमारा वाकई इशू जो है वो दूसरे मुल्क के साथ है और वहां पे हमें डिप्लोमेटिकली इस मसले को हल करना है। इससे पहले पानी के मसाइल थे या जियोग्राफिकल मसाइल थे, ये जो क्लाइमेट चेंज के बाद ये जो इस तरह के इश्यूज हैं, इसको भी हमने डिप्लोमेटिकली हल करना है इंडिया के साथ मिलके। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हुकूमती इक़दामात क्या हैं, हुकूमत क्या कर सकती है अपार्ट फ्रॉम एलिजिंग इंडिया या किसी और पे शिफ्टिंग द ब्लेम। हमने जो हर साल हम जो स्मॉग को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारा काम शुरू होता है तकरीबन अक्टूबर से और फिर ये खत्म हो जाता है जनवरी में। जब स्मॉग खत्म होती है, इंतजामिया या महकमे किसी और काम पे लग जाते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे ही होता रहा पास्ट में भी।
इस दफा हुकूमत ने इसको मार्च अप्रैल से शुरू किया और एक होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ कि इससे पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसमें शामिल नहीं होता था, ये सोल जिम्मेदारी होती थी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की कि स्मॉग उसने भुगतानी है। इस दफा हुकूमत ने ये किया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को शामिल किया, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को शामिल किया, इसमें एनर्जी को शामिल किया, लोकल गवर्नमेंट इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस एंड सो एंड सो फोर्थ, इवन सेफ सिटी कैमरास को भी यूज किया। लेकिन इसमें दो चीजें हैं जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, वो वेहिकुलर ट्रैफिक का है। लाहौर के अंदर या किस दुनिया में जहां भी है, आपको तो हैरत होगी कि 60s और 70s में लंदन ने जो ग्रे वेदर हम कहते हैं उसका अभी तक नाम लोगों को याद है, उधर स्मॉग को उन्होंने 2 दहाइयां भुगताया। लग्जमबर्ग, यूरोप के हर मुल्क में उसे हम लंदन स्मॉग कहते हैं, जो सल्फर से पैदा होने वाली, उसका नाम लंदन स्मॉग। एग्जैक्टली बाजवा साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसमें पूरी दुनिया में ये जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, जहां भी स्मोक कमीशन कार्बन इमिट हुआ, वहां पे रीसेंट एग्जांपल चाइना की है। आपको याद होगा 2009 में जब बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे तो चाइना को पूरा मुल्क शट डाउन करना पड़ा ताकि वो स्मोक से लड़के अपने ओलंपिक्स करवा सकें। उसके बाद चाइना ने तकरीबन 400 बिलियन यूएस डॉलर लगा के अपनी पूरी चीजों को ठीक किया और अब चाइना इज अ सक्सेस स्टोरी फॉर द होल वर्ल्ड। लेकिन ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान या लाहौर के लिए नहीं है, ये तकरीबन जैसे अभी अच्छी बात कर रहे थे आप कि अब ये फैलता जा रहा है, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत ही सख्त इकदाम करने की जरूरत है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो शहरी की है। मैंने भी थोड़ी देर पहले एक नंबर दिया था आपको कि 45 लाख मोटरसाइकिल हैं, 1800 बाइक डेली ऐड हो रहे हैं एक्साइज के रिकॉर्ड में, जो नंबर प्लेट्स के लिए आते हैं 1800 बाइक्स डेली ऐड हो रहे हैं, और ये सारे गैसोलीन बाइक्स हैं। हुकूमत ने 2-3 काम मैं क्विकली बता दूं आपको। एग्रीकल्चर में ऑफ कोर्स हम पकड़ दकड़ करते हैं काश्तकारों की, उनके जुर्माने, FIR, गिरफ्तारियां, ये वो। लेकिन हुकूमत ने एक अच्छा ये काम किया कि सुपर सीडर 60% सब्सिडी पे हजारों दे रहे हैं काश्तकारों को, कि जो ये वो सुपर सीडर कहते हैं उसको, एक ट्रैक्टर नुमा चीज है जो बजाय इसके कि बाकियात को जलाया जाए और नई जमीन तैयार करने के लिए ज़ाहिर है किसान पे एक टाइम प्रेशर होता है कि उसे वीट ग्रो करनी है, सो करनी है। उससे पहले ये 60%, ये 15 से 20 लाख का एक आता है, इसका हुकूमत 60% हुकूमत पे कर रही है और 40% काश्तकार दे रहा है, और ये लोकल हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। इससे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में काश्तकार को जो हम इस वक्त सिर्फ पकड़ धकड़ कर रहे हैं, अगर वो स्विच कर जाएगा उस पर तो इंशाल्लाह। और नंबर 2 मैं एक और बताता चलूं यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए हमें 1-2 इंटरनेशनल कंपनीज ने अप्रोच किया है और बहुत जल्द वो चाह रहे हैं कि जितना भी ये स्टबल है इसको वो कन्वर्ट करेंगे बायोफ्यूल में। जो आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जैसे एथेनॉल वगैरह बनती है, और इसके लिए भी एक बहुत बड़ी कंपनी आ रही है $750 मिलियन US की इन्वेस्टमेंट लेके, वो इस सारे को 3.5 लाख एकड़ पे वो कहते हैं कि हमारा कैपेसिटी होगी। इंतहाई काबिल एहतराम कतकलामी की माजरत चाहता हूँ राजा भाई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बाजवा साहब भी फरमा रहे हैं, भारतीय अखबारात में भी खबरें लगी हैं और हर तरफ यही चल रहा है कि जी इंडिया से आ गई है। मैं तो आपसे सादा सा सवाल ये पूछना चाहता हूँ, काबिल एहतराम मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये क्लियर कहा है 2 रोज कबल कि 30% भारत का कसूर है, 70% हमारा अपना कसूर है। अब भारत को तो हम कुछ कह नहीं सकते, नरेंद्र मोदी है वो लड़ पड़ेगा हमसे। पाकिस्तान में जो 70% मरियम औरंगजेब साहिबा फरमा रही है कि हमारा कसूर है, पूछना यह चाहता हूँ कि हमने अभी तक कोई डेट देना पसंद करेंगे, हमारी जान कब छूटेगी? कोई खुशखबरी है? पाकिस्तानी अवाम इस वक्त आपको देख रही है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें बताएं कि कब तक हमारी जान इससे छूटेगी। मेरा ख्याल है मसनूई बारिश होने वाली है भट्ट साहब, जब वो करेंगे तो साहब उससे कुछ रिस्पाइट तो मिलेगा। नहीं, लेकिन भट्ट साहब आपका सवाल बड़ा मुनासिब है। मैं उसी अवाम से जो आपसे सवाल कर रही है, हुकूमत से सवाल कर रही है, मेरी उनसे सवाल या गुजारिश होगी दस्त बदस्ता आपके चैनल से, आपकी तरफ से, कि वो अपना मोटरसाइकिल का धुआं ठीक करवा लें। भट्ट साहब 45 लाख मोटरसाइकिल जब धुआं देंगे तो वो फजा में रुकेगा। सर जी उन्होंने नहीं करवाना, मेरी अगली बात सुनिए। सर जी उन्होंने नहीं करवाना, आप एक्शन लें, उन्होंने नहीं कर, तो चलान करें जिसका साइलेंसर ठीक नहीं। बाजवा साहब यू वोंट बिलीव, हम 5 से 8 लाख रुपए डेली जुर्माने कर रहे हैं, लोगों के इंपाउंड कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने उस दिन अप्रूवल दी है कि गाड़ियां, बाइक्स क्लैंप कर दें जो धुआं दे रही है। बिल्कुल हम लोगों पे और सख्ती करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वही लोग जो अपने बच्चों को, पिछले मोटरसाइकिल की पिछली सीट पे बच्चा बैठा हुआ है, उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और वो धुआं जो है उस बच्चे के अंदर जा रहा है, लोगों को ये समझ नहीं है। वो समझ रहे शायद आंखों में कुछ जाएगा, कुछ ये 4 महीने में ठीक हो जाएगा आगे वेदर। मैं बताऊं 70 लाख लोग सालाना फजाई आलूदगी से पूरी दुनिया में मरते हैं। पाकिस्तान में 2.5 लाख के करीब लोग एनुअल डेथ्स होती हैं फजाई आलूदगी से। ये जो लंग्स का कैंसर है, जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, एस्मा है, ये सारी चीजें जो हैं ये लोगों को समझाना पड़ेगा। ये कोविड से भी खतरनाक चीज है। ये बात राज साहब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो मेरे प्रोड्यूसर साहब ना कान में बार बार वो
बोलते हैं कि वो टाइम खत्म हो गया, हमने उसकी तरफ जाना है। अलबत्ता मैं वो कुछ मसनूई बारिश के हवाले से भी बात करने लगा था कि वो किन माहौल में हो सकती है। अब जब बन गया तो बादल कुछ बनेंगे तो तभी मामला होगा, लेकिन उसके अलावा वो टाउन प्लानिंग ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स जो होनी चाहिए थी लाहौर में वो नहीं हुई। ट्री कवर जो लाहौर से उड़ा वो अपनी जगह पे है, जो कंक्रीट का जंगल लाहौर को डिफरेंट शहरों को बनाया गया वो अपनी जगह पे है, और फिर तमाम शहरों के अंदर जो सोसाइटियां कटी हैं बड़ी बड़ी हुजूरे वाला, वो जो ग्रीन एरियाज थे वो जो खत्म किए गए हैं, ये अपने ही बोया हुआ काट रहे हैं इस वक्त हम नहीं, मतलब बोया तो किसी और ने काट हमारा आम शहरी को करना पड़ रहा है। अच्छी एफर्ट्स हैं जिनका जिक्र राजा साहब कर रहे थे, बट ये रिजल्ट रीप करने में यूं लग रहा है कि कुछ टाइम लगेगा, यानी कुछ साल ही लग सकते हैं इसके अंदर। नंदलेस हमने कोशिश की कि इस इशू को उठाते हैं और गवर्नमेंट की भी तवज्जो उन चीज़ों की तरफ दिलाई जाए जो कि बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की हैं सिटीजन्स के लिए। प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।